कौन सा किससे मैच कर रहा है? हम्म, एक मिनट, यहाँ पर है ना, ये सभी मिस हो गया आपका। यहाँ पर आपका आ जाएगा, जैसे लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो जैसे ई का सेट मैच करना है, जैसे 1 2 3 4। अब ठीक है, अब तो मैच कर लोगे, अब कर लीजिए मैच। हाँ नहीं नहीं, अच्छा तुम पहले समझ गए थे तो बिना समझाए तुमने आंसर दे दिया था, समझ में आ गया था। अच्छा 1 2 3 4, क्या आंसर होगा बताइए? योर आंसर सी। ओके, आपका, आप आंसर दो पहले, अभी फिलहाल आप आंसर दो, हम एक्सप्लेनेशन बाद में डिस्कस कर लेंगे, आप आंसर दो। नहीं मिल रहा, अच्छा कोई नहीं। हाँ, आपका आंसर सी है। ओके, आपका आंसर? नहीं याद आ रहा? हाँ जी, इसका नहीं आ रहा, इसका मैच नहीं हो रहा। ओके लेट्स सी, इओस्नोफिल, ठीक है। इओस्नोफिल का अगर आप मैच करते हैं तो इओस्नोफिल्स जो होते हैं बेटा, वो बेसिकली क्या रिलीज करते हैं? स्टामिनेज और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, ठीक है। अभी आपके बुक में लिखा हुआ है, देख लेना अच्छे से। इओस्नोफिल में देखो लिखा हुआ है, सेम वही लाइन है, वो एक, ठीक है। तो एक फर्स्ट का क्या आ गया? थर्ड, थर्ड मैच कर गया, और थर्ड किसी और में तो है नहीं, तो मतलब टी आंसर आएगा। आगे अपनी क्या कहते हैं, थोड़ा और मैच कर लो। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स में क्या आता है बेटा? दे कंटेन ए ग्रेनुल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, सेकंड का फोर्थ, ये भी मैच कर गया। न्यूट्रोफिल वो क्या करते हैं? फैगोसाइटोटिक होते हैं, अभी पढ़ाया था। थर्ड का सेकंड, थर्ड का सेकंड आ गया। अब तो इसी बात एक ही बचा, लिम्फोसाइट, वो क्या देते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स। अब क्यों नहीं मैच कर रहा बताइए, क्यों नहीं मैच कर रहा? क्योंकि आपने कल नहीं पढ़ा, कल का टॉपिक कल जाके नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना। अच्छा नहीं, कल मैंने पढ़ाया था जब, तो नोट तो पढ़ा होगा। अब आप चाहे, अगर फिर भी डाउट जा रहा है, एक बार आप मैच कर लो, इओसिनोफिल देख लो, क्या लिखा था इओसिनोफिल में, लिखा हुआ है डिस्ट्रक्टिव एंजाइम हिस्टामिनेज होता है, लिखा हुआ है। ओके, बेसोफिल्स स्टामिन रिलीज करते हैं, और अभी आपको अभी अभी नोट किया आपने, स्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन, नहीं मैच किया आपने। और आप क्या मैच कर रहे थे? सी। ये तो 1% किसी से मैच नहीं कर रहा, मतलब एक दो मैच कर रहा होता है, इसी तो एक मैच नहीं कर रहा, एक कोई कंटेंट किसी का मैच नहीं कर रहा, मतलब सी कैसे चूज कर रहे हैं? कौन सा मैच कर रहा है? आप कह रहे हो कि जैसे फर्स्ट का सेकंड, थर्ड का थर्ड। न्यूट्रोफिल स्टामिन रिलीज करता है, न्यूट्रोफिल मैंने अभी लिखवाया है, न्यूट्रोफिल आपकी फैगोसाइटोटिक मैकेनिज्म देता है, न्यूट्रोफिल। अभी मैंने अभी डिस्कस किया है, डिस्कस भी किया था कि दो आपके ऑर्गेनिज्म है जो फैगोसाइटोटिक होते हैं, लिखा था भी आपने, फिर भी गलत कर दिया। लास्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ओके, एक पुराना क्वेश्चन है, AIPMT 2008 का, which type of blood cell is concerned with the release of histamine and natural anticoagulant heparin? हाँ, अब क्या होगा आप बताइए, योर्स। अब इसमें सोचोगे आज के बाद, तो आंसर क्या आएगा? बी। ओके सो आंसर आपको आइडिया था बट आप बता नहीं पाए, राइट। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ध्यान रखना बेटा, दे आर स्मॉल सेल्स, दे आर, साइज कितना होता है इनका, जो साइज होता है वो कितना होता है? मैंने कहा लिखा पिकोमीटर? पी में और यू में फर्क है, पी कितना होता है? 10⁻⁻12, और माइक्रो कितना होता है?
-10 होता है। माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6। ओके। नैनोमीटर होता है 10⁻⁻8। ओके, और -10 होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है। प्लेटलेट्स ध्यान रखना, दे आर वेरी स्मॉल। ध्यान रखना, हालांकि जो प्लेटलेट्स आप कह रहे थे ना सेल होती है, दे आर नॉट ए ट्रू सेल, क्योंकि एक सेल होती है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। जिन सेल से ये रिलीज होती हैं, मेगा कैरियोसाइट से ये प्रोटीन बन बनकर रिलीज होती हैं, तो दे आर नॉट एक्चुअली, दे आर द पार्टिकल्स, दे आर ग्रेन्यूल्स। इनको टीनी सेल्स भी बोलते हैं, टीनी सेल्स, छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है, सबसे छोटी होती है। अगर आप तीनों में कंपेयर करें ना, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, सबसे छोटे साइज के कौन से होते हैं? इनका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। एंड ये किससे रिलीज होती है? मेगा कैरियोसाइट से, जो कहां पर होता है? बोन मैरो में। मेगा कैरियोसाइट से रिलीज होते हैं। डेंगू के टाइम पर क्या होता है, डेंगू का जो वायरस होता है वो एक प्रोटीन रिलीज करता है। वो प्रोटीन मेगा कैरियोसाइट्स के माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय कर देता है या उसके काम को बंद कर देता है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन बन नहीं पाती है। क्योंकि जो प्रोटीन मैकेनिज्म है वो एटीपी की प्रेजेंस पे होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाती है। जब एटीपी नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेंगे, राइट, और वो इस तरीके के कंटेंट सामने नहीं बन नहीं पाते, तो प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। इनका नंबर कितना होता है? अराउंड 1,50,000 से 3,50,000 तक होता है। नंबर हाई होता है लेकिन साइज छोटा होता है। ठीक है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज इन वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस मोस्ट व्हिच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इनका काम क्या है? ब्लड को क्लॉट करना। क्या काम है? ये कम क्यों हो जाती है फिर सुन लीजिए। ये कम इसलिए होते हैं क्योंकि इन्फेक्शन के टाइम पर जो डेंगू वायरस होता है वो प्लेटलेट्स को डैमेज, प्लेटलेट्स के माइट जो आपकी साइट, आपकी जो थी ना मेगा कैरियोसाइट सेल्स, उसके माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय कर देता है या उसके काम को ही बंद कर देगा, जिससे ये प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाती है और प्लेटलेट्स का नंबर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। ये स्पेशली डेंगू के केस में होता है। ठीक है। डेंगू के केस में आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है, इसका एक होम रेमेडी होती है, बहुत अच्छी होती है। क्या होता है इसमें? पीपल के काढ़ा, नहीं अच्छे में काढ़ा थोड़ा देंगे, पीपल के पत्ते जो होते हैं उनका जूस, पीपल के पत्तों का जूस सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि पीपल के पत्तों में एक जूस में ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो उसके प्रोटीन को खत्म कर देगा जो डेंगू वायरस रिलीज कर रहा है, तो प्लेटलेट्स का नंबर दोबारा से ग्रो करना शुरू कर जाता है। अगर इनकेस आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए तो क्या होगा? अगर कभी चोट लगेगी, ब्लड हुक निकलेगा तो वहां पे क्लोटिंग नहीं होगी, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या है? क्लॉट बनाना। प्लेटलेट्स का काम क्या है? क्या? हाँ, तो एक पर्टिकुलर नंबर होता है जो क्लॉट बनाने में मदद करता है, तो वो क्लॉटिंग नहीं होगी। सिंपल में क्लॉटिंग फैक्टर काम करना बंद कर देगा। जैसे 16 का क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन द नंबर कैन कॉज अ क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। डी। ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स। अब बताते हैं प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो मतलब ये अगर ऐसा हो जाए तो ये एक्सेसिव ब्लड होता है बॉडी के अंदर, जो क्लॉट बनेगा ही नहीं। क्लॉट बनाने के लिए क्या चाहिए? प्लेटलेट्स। इसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। ठीक है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के बहुत सारे फंक्शन है। O2 को ट्रांसपोर्ट करना, CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, फूड का डिस्ट्रीब्यूट करना, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना। क्योंकि हार्मोन को क्यों ट्रांसपोर्ट करना? क्योंकि हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है उनको ले जाने के लिए कोई डक्ट नहीं होती है, इसलिए हार्मोन किस में आते हैं? ब्लड में आते हैं। इसलिए जब कभी हार्मोन टेस्ट करना होता है तो ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट में सारे, ब्लड में सारे हार्मोन होते हैं। ठीक है। एंड डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना, क्योंकि ब्लड में क्या होता है? एंटीबॉडी होती है। नेक्स्ट है क्लॉटिंग से प्रिवेंट करना, क्योंकि ब्लड में क्या होती है? प्लेटलेट्स। ठीक है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ, अब आएगा नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप, पहले आप नोट कर लो, फिर आएगा नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, खत्म हो जाएगा, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो पूरा हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, इसमें हार्ट हार्ट का बहुत बड़ा टॉपिक है, हार्ट का ही। ओके, एक ग्रेन्युलोसाइट्स लिखना शुरू करेगा, वर्षा लिखना। ये अभी तो चैप्टर बड़ा टाइम लेगा, अभी तो पूरा हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, मतलब सबसे बड़ा टॉपिक है। हार्ट है पूरा, ब्लड, अभी तो ये ब्लड ग्रुप है, RH ब्लड ग्रुप है 8, जैसे हालांकि कितने होते हैं, शायद 8 ब्लड ग्रुप होते हैं, 8 तरह के ब्लड ग्रुप है, उसमें से 2 आपके कोर्स में दे रखे हैं, ABO और RH। इसलिए नोट कर लो पहले, 8 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप 8 तरीके के होते हैं। एक ABO ब्लड ग्रुप है, और RH तो आपके बुक में दे रखा है कोर्स में। एक होता है मुंबई ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। नहीं, मुंबई वालों का अलग नहीं होता, ये ब्लड ग्रुप मुंबई में मिला था अलग से, इसलिए उसको मुंबई ब्लड ग्रुप कहते हैं।
हैं? पढ़ेंगे तो करेंगे, नोट करो। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। हाँ वो एक ग्रेनुलोसाइट्स है। हाँ तो वो ग्रेनुलोसाइट्स से सारे, ये एक ग्रेनुलोसाइट्स है। ये ब्लड ग्रुप सिर्फ मुंबई में मिला था, मुंबई ब्लड ग्रुप, और ये मुंबई के लोगों में मिलता है सिर्फ ब्लड। एक स्पेशल एंटीजन होती है, कुछ नहीं होता, एक स्पेशल एंटीजन होती है जो उनकी बॉडी पे प्रेजेंट हो जाती है बस, इसको मुंबई ब्लड ग्रुप कह देते हैं। बताऊंगा तो पहले नोट करो वहां तक पहुंचने से पहले। समझ में आया अर्षित? ठीक है। स्नेहा, इनके ना मैकेनिज्म ध्यान रखना, इनके मैकेनिज्म कि कौन सा सेल्स क्या काम करती है। हालांकि बी सेल से बेटा, बी सेल जो होती है ना, बी सेल एंटीबॉडी रिलीज करती है, बी सेल एंटीबॉडी रिलीज करती है, और टी सेल उस बी सेल को एंटीबॉडी रिलीज करने में मदद करती है। जिसको एचआईवी का इन्फेक्शन होता है, एचआईवी जिसको होता है, एड्स होता है, एड्स में क्या होती है, सारी बी सेल और टी सेल्स मर जाती हैं, तो सारे लिम्फोसाइट्स मर गई। लिम्फोसाइट्स मरने के बाद में फिर वो पर्सन इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, तो कोई भी छोटी मोटी डिजीज में चला जाएगा। फीवर भी हुआ ना, वायरल भी हुआ तो भी चला जाएगा, बात हो जाएगी। ओके। जैसे अगर डॉक्टर जब ब्लड टेस्ट करते हैं एलर्जी के टाइम पर, अगर उनको बेसोफिल का अमाउंट बढ़ता हुआ दिखाई दे गया तो मतलब उस पर्सन को एलर्जी है। अगर बेसोफिल दिख गया ना बढ़ता हुआ, तो समझ जाते हैं इस पर्सन को एलर्जी है, जब भी बेसोफिल बढ़ रहा है, वरना बेसोफिल बिना एलर्जी के नहीं बढ़ता। वरना अगर रियल, अगर आपको ये पता नहीं चलेगा किससे एलर्जी है, उसके अलग से टेस्ट होता है। पता है आपको कौन सा टेस्ट होता है? एलर्जन टेस्ट। आपके बैक पर 250 टाइप्स की पिंस चुभाई जाएंगी वहां पे, सर्कल करके, सर्कल कर देंगे, पहली पिन सर्कल, दूसरी पिन सर्कल। काफी लोग कराते हैं टेस्ट, जयपुर में भी होता है, काफी जगह होता है, अलवर में नहीं होता। हाँ 250 पिंस, तो देखेंगे किससे आपको इन्फेक्शन हो रहा है, किससे आप में बॉडी में एलर्जी क्रिएट हुआ है। लिख लिया आपने? आपने लिया है? इनकी क्लास है, तो तुम कहाँ जा रहे हो? कल वैसे भी, कल मैं अगर हुई नहीं यहाँ पर, मतलब मैं शाम को, शाम की क्लास होगी, लेकिन मैं सुबह नहीं हुई यहाँ पर, वरना मैं सुबह क्लास लेता कल। इसे कल ले नहीं रहा हूँ, कल मैं सुबह हूँ नहीं यहाँ पर, बता दूंगा। नेक्स्ट टाइम आने तो दो भी, अभी नेक्स्ट टाइम का नेक्स्ट टाइम आने दो। अभी देखो लिखा हुआ है ना, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल दोनों कैसा मैकेनिज्म देती है? फैगोसाइटेड, फिर भी गलत किया था। अगर आप मेडिकल में देखोगे, स्पेशली बायोलॉजी में, टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन आपके पढ़े हुए से आ रहे हैं, पर आप अब इस केस में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इतने सिंपल पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत होना वैलिड नहीं है। मतलब अगर आपने बायोलॉजी में 90 में से 90 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, तो आप आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री के थोड़ा बहुत भी कर लोगे ना, तो आराम से निकल जाओगे। एक सब्जेक्ट को इतना अच्छा कर लो, उसका एक क्वेश्चन गलत ना हो। अब मान के चलो, जैसे बायोलॉजी बच्चे की वीकनेस क्या होती है? फिजिक्स, फिजिक्स की वीकनेस रहती है, बायोलॉजी बच्चे की वीकनेस मैथ होती है। वो हाँ, फिर होगी सिलेक्शन, पूरा पेपर छोड़ देंगे, तो ये बात होती है पूरा पेपर छोड़ दें, फुल मार्क्स ले आओगे इसमें, तो भी नहीं होगा सिलेक्शन, कुछ तो होना चाहिए।
आप बिल्कुल ही छोड़ दोगे? 45 क्वेश्चन आते हैं, 45 इंटू 4। ओके, वन, पहले बाद में कैलकुलेट करें ना, पहले नोट कर लो। हाँ, बनाना डायग्राम में। एक सब्जेक्ट इतना अच्छा कर लो, उससे एक क्वेश्चन गलत ना हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, चाहे फिजिक्स, एक क्वेश्चन गलत ना हो उससे, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। जैसे बायोलॉजी है, इतना अच्छा कर लो, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो उससे, 90 के 90 क्वेश्चन सही, मेरी गारंटी, सिलेक्शन श्योर, विद अ गुड रैंक, अच्छा रैंक मिलेगी आपको। हाँ, बट ये नहीं कि बायोलॉजी के और फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी गलत, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं। इंडिया के टॉप टॉप मेडिकल कॉलेज है, एम्स सबसे पहले मिलेगा, एम्स, फिर एमएमसी दिल्ली, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, एमएमसी सेकंड नंबर पे आता है वो, मौलाना आजाद मेडिकल, नाम सुने? मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज वो मिलता है। फिर राजस्थान के भी अच्छे कॉलेज है, राजस्थान में से एसएमएस जयपुर, वो अच्छे कॉलेज में आता है। फिर मेडिकल कॉलेज है वो भी। हाँ, तो हर हॉस्पिटल का मेडिकल, जैसे जोधपुर है, जोधपुर का डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, तो वो भी तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों है, एसएमएस हॉस्पिटल भी और मेडिकल कॉलेज भी। हॉस्पिटल देखा है एसएमएस आपने? उसके पीछे की तरफ बिल्डिंग है मेडिकल कॉलेज की, जो एसएमएस हॉस्पिटल है ना, जो सामने हॉस्पिटल है, उसके पीछे की तरफ मेडिकल की बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है पीछे की तरफ। पहले मेडिकल कॉलेज का एक प्रॉब्लम होता था, रैगिंग, अब तो बहुत कम कर दी मेडिकल कॉलेज में, तो बहुत, सबसे ज्यादा रैगिंग होती थी मेडिकल कॉलेज में। इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा रैगिंग मेडिकल कॉलेज में होती थी, वो भी 6-6 महीने, 6 महीने तक रैगिंग होती थी। ये हालत थी, आप सिर उठा के नहीं चल सकते कैंपस में, बहुत खतरनाक रैगिंग रैगिंग होती थी, कितने बच्चे सुसाइड कर चुके थे, इसलिए अब ऑलमोस्ट बंद कर दिया। फिर भी होती है अभी भी, गवर्नमेंट में तो अभी भी होती है, लेकिन बहुत कम होती है। पहले तो फिजिकल टॉर्चर होता था, फिजिकल टॉर्चर, अब तो ऑलमोस्ट बंद कर दिया। नहीं, अब नहीं होती चिंता, मतलब डरना नहीं है। हम, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मैं, हमारी खुद की रैगिंग, मेरी भी रैगिंग हुई थी, हम, मैंने भी ली थी रैगिंग, सभी लेते हैं वो तो, 6-6 8-8 महीने रैगिंग होती है। लिम्फोसाइट्स, रात के 12-12 1-1 बजे तक रैगिंग चलती थी, उसके बाद सोने जाओ। हाँ, हाँ होती है रैगिंग में, क्या जा रहा है? रैगिंग का एक्चुअली क्या पॉजिटिव सिनारियो था पहले, कि आपकी हिचक खुल जाएगी, हेजिटेशन खुल जाएगी, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको गलत डायरेक्शन में ले गए, टॉर्चर करने लगे, फिजिकल मारते थे, मतलब फिजिकल मारने लग गए थे, तो वो गलत था। काफी बच्चों ने शिकायत करते हैं उसकी, अब शिकायत होने, अब पहले क्या, गवर्नमेंट सीरियस नहीं थी इस केस के लिए। अब जब आप कॉलेज में जाओगे ना, आपका एक एफिडेविट साइन होगा, और एक सीनियर का एफिडेविट साइन होगा, कि अगर उनमें से कोई भी रैगिंग करता हुआ पाया गया, तो उसको कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाएगा, और कोई भी अगर रैगिंग हो रहा है और उसने इन्फॉर्म नहीं किया, तो वो भी एक्सपेल हो जाएगा। ना आपको रैगिंग लेनी है ना देनी है, इंट्रोडक्शन भी नहीं कर सकते आप किसी से। अब एफिडेविट साइन होता है, नहीं कर सकते आप। अब इंट्रोडक्शन भी अगर किया है, तो वो रैगिंग नहीं है, वो रैगिंग माना जाएगा। आपसे अगर मैं सीनियर हूँ, मैं आपसे आपका नाम भी नहीं पूछ सकता, अगर आप अपने अपनी मर्जी बताओ, लेकिन मैं नहीं पूछ सकता, अगर पूछूंगा वो रैगिंग का पार्ट है, और अगर आप कंप्लेन कर दी, तो कॉलेज से एक्सपेल। नहीं नहीं, रैगिंग का मतलब किसी से गलत तरीके से पूछना। आप जाओगे ना कॉलेज में, समझ में आ जाएगा क्या होती है रैगिंग। थोड़ी बहुत अभी भी होती है, लेकिन क्या कहते हैं, इतनी नहीं है, पहले तो बहुत खतरनाक होती थी। अब तो ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। कितने बच्चों ने सुसाइड करी बेटा इस चक्कर में? हाँ? हो गया। ओके। केवल मेडिकल में बच्चे जरा डरते थे सिर्फ रैगिंग के चक्कर में, काफी बच्चे तो मेडिकल में जाते ही नहीं थे, छोड़ देते थे, मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, डर लगता था, कभी छोड़ के वापस आते थे, कि इतनी रैगिंग होती थी, लेकिन आप इतना कम, बहुत हद तक कम कर दिया।
नोट कर ले बेटा। और देखो यहाँ लिख रखा है ना इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, क्वेश्चन में था भी इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, हाँ ये भी नहीं किया, लिखा हुआ था ना इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी जब आपने सी चूज किया था, है ना। हाँ क्या टी सेल और टी सेल के बारे में डिटेल में 12th में आएगा, तुम तो पढ़ चुके हो, मैं तो पढ़ा चुका डिटेल में। हाँ लिख लिया आपने, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, डिटेल में पढ़ेंगे हम 12th में, जब इम्यूनिटी आएगा टॉपिक, इम्यून सिस्टम टॉपिक आएगा 12th में, पहुंच जाओगे जब, तो इम्यून सिस्टम टॉपिक आएगा, वहां पर पढ़ेंगे बी सेल और टी सेल्स के बारे में, डिटेल स्ट्रक्चर। टी सेल्स के भी टाइप होते हैं, CD1, CD2, CD3, CD4, ये 4 टाइप होते हैं, CD11 तक होते हैं सॉरी, इनके बारे में आपको मेडिकल में आएगा, इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। टी सेल्स के टाइप, ओके नोट कर लिया आपने वर्ष इसने। ओके यहाँ पे लिखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये क्वेश्चन आ चुके हैं मेडिकल में ऑलरेडी। हाईएस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है, सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, और सबसे लोवेस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, लोवेस्ट नंबर ऑफ आरबीसी कौन सा होता है बेटा, लोवेस्ट नंबर ऑफ आरबीसी, हाँ कौन सा होता है, आरबीसी टाइप ही नहीं होते, आरबीसी के टाइप ही नहीं होते, आरबीसी तो ऑलरेडी हाईएस्ट नंबर में रहता है। क्या ऐसे क्वेश्चन असर्शन रीजन में आ जाते हैं, मतलब स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा, रीजन भी रॉन्ग होगा, ठीक है। जैसे हाईएस्ट नंबर ऑफ बेसोफिल आरबीसी फाउंड इन द ब्लड, स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब बच्चे क्या होते हैं जल्दी जल्दी में करते हैं, अच्छा हाईएस्ट नंबर ऑफ बेसोफिल आरबीसी, अच्छा दिमाग में क्या चलता है, डब्ल्यूबीसी चल रहा होता है, दिमाग में डब्ल्यूबीसी चल रहा होता है, लेकिन पढ़ा क्या आरबीसी, अच्छा डब्ल्यूबीसी लिखा हुआ है, स्टेटमेंट गलत पढ़ लिया, बेसोफिल पढ़ा, आरबीसी क्या डब्ल्यूबीसी क्या क्या पढ़ लिया, आरबीसी, पता है क्या आपको डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल होते हैं, लेकिन आप गलती से क्या पढ़ोगे इसको, डब्ल्यूबीसी पढ़ लोगे, तो आपको लेगा स्टेटमेंट तो सही है, और यही कहलाती है सिली मिस्टेक्स, हाँ तो यही सिली मिस्टेक्स कहलाती है, जैसे यही सिली मिस्टेक्स कहलाती है बेटा, ठीक है। अब की बार आपके पेपर में कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन समझते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे आपके बार के पेपर में, बता दूंगा आपको, सॉल्व करके बताऊंगा कैसे होता है असर्शन रीजन। एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट का रीजन होगा, आपको पता लगाना है कि वो स्टेटमेंट सही है कि गलत है, सीबीएसई में तो आते हैं ये, आते हैं सीबीएसई में, वो कैसे पूछ रहा है कैसे, हाँ हाँ, फिर भी पढ़ाया तो क्या हुआ ना, कभी ना बताया तो टीचर ने कि कैसे होता है असर्शन रीजन, इसको पढ़ेंगे, 1 2 नेक्स्ट या 3 लिख लेना बच्चा, ठीक है, ये मिस है गया शायद इसमें से, और ये 4, ये लास्ट का क्वेश्चन है, तुम गलत कर रहे थे, ये लास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। और ध्यान रखना आप जब पेपर देकर आओगे ना, कम से कम जो गलत होंगे आपके, उस गलत में 70% ऐसे लगेंगे हमें आते थे ये, तो हमें गलत कर दिया, 70% क्वेश्चन, अरे ये तो वैसे ही होता है, एकदम से आपको याद आ जाएगा, ऐसा ही होता है ना, क्वेश्चन की घबराहट, क्वेश्चन पेपर देके घबराहट, और घबराहट दूर होगी प्रैक्टिस से, फिर मैं आगे ना अगेन एक ही चीज फोकस करूंगा, हर चीज का एक ही आंसर है, हर चीज का एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ प्रैक्टिस, आपकी घबराहट, आपकी सिली मिस्टेक, आपके कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, आपकी रीडिंग मिस्टेक, उनका सभी एक ही सॉल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस बस, और उसके अलावा कोई दूसरा तरीका और कोई दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है, मेडिकल में कोई शॉर्टकट मत अपनाना,
तरीके से दूसरा रास्ता अपना लिया। मेडिकल में शॉर्टकट नहीं होता कभी। इसका एक ही आंसर है बेटा, एक ही तरीका है, एक ही वे है, वो है बेटा शॉर्ट, केवल प्रैक्टिस करिए जितना पॉसिबल। और इसलिए आपको है ना अधिकतर जो क्वेश्चन मिलेंगे ना बेटा, क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वो आपके वैसे होंगे जहाँ पे डू नॉट होगा, डू नॉट, ताकि बच्चे गलती करे पढ़ने में। अफर्मेटिव जो होते हैं ना, डू नॉट, हाँ, इसलिए होता है कि बच्चे सिली मिस्टेक्स करें। कभी सीधा नहीं होगा स्टेटमेंट, मतलब नॉट के फॉर्म में होगा स्टेटमेंट, ताकि बच्चे गलती करें। और आप वही गलती करते हैं आपने गलती की थी, जो था ना, कौन सा आपने क्वेश्चन लिखकर में गलती की थी, डिनाइट्रोफिकेशन, गलती की थी आपने। अच्छा, क्या आएगा इसका आंसर? मैच हो गया, डाउट है अभी भी कोई? देखो लिखा हुआ है ना, लिम्फोसाइट अभी लिखा है, लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स होता है। आपके कंटेंट से बाहर नहीं होगा टॉपिक, अब क्वेश्चन सॉल्व करना के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप क्या होता है, क्वेश्चन देख के घबरा जाते हो, अभी इसमें घबरा जाते हो क्वेश्चन देखकर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, अपना भी कॉन्फिडेंस अपना आप जनरेट हो जाएगा। लिख लिया आपने? आपने हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेहा जल्दी करिए, जल्दी करिए। 20 लास्ट, लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर। आर्टिफिशियल मतलब कहने का मतलब इपेरिन अगर आप बाहर से लगा रहे हो, इपेरिन अगर आप इंजेक्शन के थ्रू लगा रहे हो तो वो नेचुरल थोड़ी ना, तो बनाया गया है, केमिकल से बनाया गया है, और जो बॉडी अपने आप बनाती है वो नेचुरल हो जाता है। इपेरिन के इंजेक्शन आते हैं, मार्केट में आते हैं इपेरिन के इंजेक्शन, अगर किसी क्लॉट हो गया ना तो उसको इपेरिन के इंजेक्शन दे जाते हैं। ये क्लॉटिंग जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को मुझे ट्रिक करना है, इस क्वेश्चन को मुझे ट्रिकी करना है, तो ट्रिकी करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है नेचुरल, नेचुरल लिखा हुआ है, मैं बस इतना करूंगा, इसको नेचुरल को कट कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ लिख दूंगा आर्टिफिशियल, और यहाँ पे कट कर दूंगा इपेरिन, ठीक है, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, राइट। और यहाँ पर एक ऑप्शन डाल दूंगा, नन ऑफ दीस। अब आप रीड करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करते हुए, इस कंसर्न विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड एंटीकोगुलेंट, हाँ याद आएगा एंटीकोगुलेंट होता है, कि आर्टिफिशियल में ध्यान नहीं जाएगा अब आपका, और आप क्या ऑप्शन टिक करके आओगे फिर से, लेकिन आप जब आप दोबारा वेरीफाई करोगे तो आंसर आपका आ गया, क्योंकि क्वेश्चन हमें चेंज कर दिया पहले, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, इसके एक एक वर्ड में कई बार इसके आंसर छुपे होते हैं। आपने इसमें लिख लीजिए आंसर, क्वेश्चन लिख लीजिए, समझ में आ गया। अब जैसे कि मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ, एक असर्शन मैंने दिया, असर्शन मैंने ये दिया, लाइक बेसोफिल कंटेन, बेसोफिल कंटेन, इसी स्टेटमेंट को दे दिया, बेसोफिल कंटेन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल कॉगुलेंट, आप लिखो ना, ये क्वेश्चन सामने है, ओके, बेसोफिल कंटेन आर्टिफिशियल एंटीकॉगुलेंट,
ठीक है, क्या हुआ? हाँ, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, आप ये क्वेश्चन नोट करो पहले, अब क्वेश्चन नोट करो पहले। इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, उसके क्वेश्चन में बहुत सारे गैप होता है, कभी उसको गैप को ध्यान, और ये इसलिए मिस्टेक होती है, हमारा गलत पढ़ना ही हमारा असली मिस्टेक है। और बच्चे जो फेल होते हैं ना असली मिस्टेक की वजह से ही नहीं कर पाते क्रैक। जो बच्चे नहीं कर पाते उनका रीजन है स्लिम मिस्टेक्स ना करना। आप अभी करेंगे ना, एग्जाम देंगे जब, आपको पता चलेगा आप कितनी स्लिम मिस्टेक्स कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्शुअल बेटा कॉन्सेप्ट सभी पढ़े होते हैं, सब पढ़ के जाते हैं, पढ़ने वाले सभी पढ़ के जाते हैं, गलती सिर्फ कौन सी होती है, स्लिम मिस्टेक्स की कमी। 20 to 25% नेगेटिव मार्किंग स्लिम मिस्टेक की वजह से हो जाती है, इसलिए स्लिम मिस्टेक्स पे कंट्रोल रखना। ठीक है, देखिए बेटा, ओके, नाउ द प्लेटलेट्स, याद रखना। अब जैसे क्वेश्चन देखो कैसे बन जाता है, इधर देखिए, प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, नहीं होता। इसका मतलब ब्लड में वो कौन सी ब्लड में लाइक विच वन ऑफ द ब्लड कार्पल्सेस डू नॉट कंटेन द न्यूक्लियस, तो इसका आरबीसी में नहीं होता, दूसरा प्लेटलेट्स, ये भी याद रखना। डब्ल्यूबीसी में होता है, होता है, ठीक है। इसका नाम याद रखना बेटा, जो एक ब्लड बोन मैरो में एक सेल होती है स्पेशली मेगा कैरियोसाइट्स, सेल का नाम याद रखना। ठीक है, जो बेसिकली ये बनाती है, ये सेल फ्रेगमेंट्स है, सेल के, अब ध्यान रखना, जो प्लेटलेट से ट्रू सेल नहीं है, सेल के फ्रेगमेंट्स है, मतलब सेल के टूटे हुए पार्ट्स, ठीक है, एक्चुअल सेल नहीं है ये। एक्चुअल सेल तो मेगा कैरियोसाइट्स होती है, जो बोन मैरो में होती है। और बॉडी की कौन सी बोन इन चीजों को बनाने में मदद करती है? बॉडी की कौन बोन, तो सब जगह है, हाथ में भी है, हाँ जी, लिम्फ या लिम्ब, ध्यान रखना, लिम्ब ऑर्गन है, बात सुनिए बेटा, लिम्ब ऑर्गन है, फीमर बोन है, ठीक है। ठीक है, दोनों का सही नहीं है, गलत, दोनों सही है, बट नाम अलग अलग है। फीमर मतलब पैर की जो बोन होती है ना, पैर वाली, ये वाली बोन बनाती है लिम्ब, हाँ, फीमर, फीमर, FEMUR, फीमर। आपने नहीं पढ़ा रेडियस अल्ना फीमर, नहीं पढ़ा कभी आपने? ये आपकी बोन होती है ना, ये वाली, यहाँ पर जो होती है, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना दो होती है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा स्कल्पचर दिखाऊंगा, हाँ, तो उस पर क्या आपको दिख जाएगा कौन कौन सी बोन कहाँ कहाँ, ठीक है। यहाँ पे दो होती है, और दोनों क्या होती है, एक दूसरे में मूव करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर, जब रिस्ट मूव करते हैं ना, रिस्ट, तो एक दूसरे के ऊपर रेडियस और अल्ना मूव करती है। हाँ, आपको भी दिखाई ना, देखा, ठीक है। जो पैर की बोन होती है ना, ये वाली बोन, ये वाली जो बोन होती है, ये वाली जो बोन होती है, इसमें क्या कहते हैं, पैर की बोन से सबसे ज्यादा डरोगी से बनता है। हाँ, एक अच्छा प्राचीन परिचय। इसका कर रहे हैं सेशन फिजिक्स का, नहीं मत कर दिया,
ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा। अच्छा तुम बात करो। अभी प्लेटलेट्स फ्लोटिंग कैसे करता है ये आपका टॉपिक है। प्लेटलेट्स फ्लोटिंग कैसे करता है ये आपका अलग से टॉपिक है जो पढ़ेंगे अभी। ठीक है। लिख लिया आपने बेटा? जल्दी करिए। आज आपका ब्लड ग्रुप शुरू कर दूंगा मैं। ब्लड ग्रुप आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है फ्रेंड? आपका टेक्निकल है? ए पॉजिटिव। एंड योर्स? ये आपका? मेरा भी पॉजिटिव है। आपका ए पॉजिटिव है, मेरा भी पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव। क्लॉटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? क्लॉट का नहीं बनना। तो क्लॉट नहीं बनेगा तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ब्लड मतलब बहुत ज्यादा बाहर निकलेगा। काफी लोगों में तो क्या होता है, क्लॉट धीरे बनता है और किसी में क्लॉट जल्दी बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्लॉट मतलब चोट लग रहा है, क्लॉट अगर फटाफट बन रहा है तो अच्छी बात है। आपके प्रोटीन इसमें क्या होता है, 12 प्रोटीन्स होती है जो मदद करती है एक साथ में। एक के बाद एक फैक्टर मतलब एक्टिवेट होता जाता है अपने आप ही। देखिए ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये 16 का क्वेश्चन है, नेट 16 का क्वेश्चन। टाइम क्या चेंज? हाँ वो टाइम चेंज करना बट हो नहीं पाया कुछ कुछ रीजन से। मैं करूंगा चेंज आपका टाइम चेंज। आप 16 लिख मतलब पूरा लिख नहीं सकते, नेट 16। करिए आप। आंसर क्या आएगा इसका? क्रोमोसाइट्स। ठीक है, दूसरा नाम क्या होता है क्रोमोसाइट्स का? यही क्या होता है? अभी डॉक्टर बनोगे तो क्वेश्चन करो, वो लगा तुम्हें वो बीमारी है, वो याद नहीं आ रही कोई है बीमारी है। फंक्शंस ऑफ ब्लड इसके बारे में डिटेल में नहीं लिखा है। ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ा रहा फंक्शंस और मतलब आपके है भी नहीं, बस पता होना चाहिए ब्लड के कौन कौन से फंक्शंस हैं। और भी हैं ब्लड के फंक्शन से कोई कमी नहीं है। क्या टेम्परेचर मेंटेन करता है, बहुत कुछ करता है ब्लड तो बेटा। बहुत है ब्लड के तो बहुत फंक्शन। ठीक है। ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो भी कैरी ऑन होता है। ब्लड मतलब ब्लड एक्चुअली वो है कि जो सबसे लाइक CO2 हो सकता है या कुछ जैसे ब्लू रूबिन ब्लू बॉडी है, देयर आल्सो द वेस्ट मटेरियल। एक्सेसिव जो क्या कहते हैं पिगमेंट्स होते हैं जो बाहर निकालने पड़ते हैं बॉडी को, वो इसके अंदर होता है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अमोनियम ये यूरिन से बाहर निकलती है। ठीक है, यूरिन से बाहर निकलती है, उस वो भी ब्लड के अंदर होता है। देखिए बेटा आपने, देखिए
आपने चलिए शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप। देखिए ह्यूमन ब्लड ऑफ ह्यूमन in a certain aspect for the appear to be similar. Various type of grouping of blood has been. देखिए ह्यूमन के जो ब्लड्स होते हैं, हालांकि अगर आप ब्लड को देखोगे, appears to be similar मतलब अगर आप ब्लड को देखोगे सबका कलर एक जैसा होता है, कोई डिफरेंट तो नहीं होता ब्लड के कलर में। हाँ, लेकिन फिर भी उसमें कुछ सर्टेन एस्पेक्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, ब्लड के वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग्स होती है। यहाँ पे दो टाइप की ग्रुपिंग आपको पढ़नी है, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच। आरएच पढ़ा सुना होगा आपने कभी, आरएच ब्लड ग्रुप, और एक एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। वैसे हालांकि 8 या 9 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन ये सारे ब्लड ग्रुप बाद में पढ़ेंगे। ये ब्लड ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप एबीओ और आरएच। एबीओ का मतलब क्या होता है? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी और ओ। इसको क्या कहते हैं? एबीओ, एबीओ ब्लड ग्रुप। सबसे पहले शुरू करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होती है। ध्यान सुनना बेटा, ये ब्लड ग्रुप इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर ने। ओके, 1999 के अंदर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल में। ठीक है, आरबीओ को किसने डिस्कवर किया था। दूसरा, इसमें दो टाइप के एंटीजन्स होते हैं। आरबीसी की सरफेस पर आरबीसी होती है, आरबीसी की सरफेस पे दो टाइप के एंटीजन्स हो सकते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन। अभी एंटीजन्स क्या होते हैं बेटा? एंटीजन क्या होता है? जैसे आपकी कोई आरबीसी है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई आती है क्या, कौन सा स्ट्रक्चर? वो एंटीजन पिगमेंट होते हैं वो। ये मान के चलो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर ऐसे पिगमेंट लगे हुए होते हैं, इस तरह के पिगमेंट लगे हुए होते हैं। आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन से याद है एक प्रोटीन बाहर निकला हुआ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं जिसको। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन, जो मेम्ब्रेन से ग्लाइकोप्रोटीन बाहर निकलता है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है यही एंटीजन्स होती है। दो तरीके की हो सकती है, या तो आरबीसी के ऊपर ए होगा या फिर बी होगा, या फिर दोनों होंगे या फिर नहीं होंगे। समझ में आया? जिसके ऊपर ए एंटीजन है, जिसकी आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? जिसके ऊपर बी एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप, जिसके ऊपर दोनों एंटीजन है उसका, इसमें एक भी नहीं है वो आ गया। तो एंटीजन के अकॉर्डिंग उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी, बी फिलहाल बी। पॉजिटिव बाद में पढ़ेंगे। बी जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है आरएच की वजह से होता है वो। तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी। तो बी में मतलब आपकी आरबीसी के ऊपर कौन सी एंटीजन है? बी एंटीजन है। ठीक है, वो कहां पर होता है? एरिथ्रोसाइट की सरफेस पे। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। ठीक है, नेक्स्ट। सिमिलरली द प्लाज्मा, आप ध्यान रखिए हमारे देखिए आपका ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा और कार्पल्सिस। कार्पल्सिस सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी के ऊपर क्या होती है? एंटीजन्स। अब प्लाज्मा में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है, लेकिन उसको मारती नहीं है। क्यों नहीं मारती? देखिए पहले बात सुनिए। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी, जो कि उस एंटीबॉडी, इस एंटीजन के रेस्पॉन्स में बनती है। जिसमें जैसे एग्जांपल, जैसे आपका ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो आपके ए ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटीबॉडी ए। समझे नहीं? उसके एंटी मतलब एंटी अगेंस्ट, उसके ए एंटीजन के अगेंस्ट बनेगी ना। ओके, एंटी ए कह सकते हो या फिर स्मॉल ए। अगर आप ए एंटीजन लिखते हो तो एंटीबॉडी क्या लिखोगे? स्मॉल ए। अब इसका बी ब्लड ग्रुप है, लाइक योर्स एंड लाइक मी, तो इसका बी ब्लड ग्रुप है, तो उसके सरफेस में एंटीजन कौन सी है? बी। और उसके ब्लड के प्लाज्मा में उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटी बी। अब लेकिन ध्यान रखना, हालांकि एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को किल कर देते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? क्योंकि दोनों के ग्लाइकोप्रोटीन एक ही है। अब दोनों के ग्लाइकोप्रोटीन अगर सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो कभी एक दूसरे को किल नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपका बी ब्लड ग्रुप है, अगर आपका ब्लड अगर मुझे ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो आपके ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी है? एंटीजन है, कौन सी है? बी है, राइट। अब आपकी में बी है, अब आप जैसे आप मेरे में आप इसको चढ़ाएंगे, ठीक है, आप मेरे में चढ़ाएंगे तो आपकी मेरी एंटीबॉडी आपको उसको किल कर देगी, तो क्लॉटिंग कर देगी ब्लड का। इसलिए लेकिन क्या हो कि आप दोनों के हमारे ग्लाइकोप्रोटीन डिफरेंट है, तो ग्लाइकोप्रोटीन डिफरेंट होने से दोनों एक दूसरे को किल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन सेम रहते हैं तो किल नहीं कर पाते। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, ह्यूमन ब्लड के डिफरेंट टाइप्स है, ए, एबी एंड बी एंड ओ। देखिए मैं आपको एक बार डायरेक्ट दिखाता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए। जैसे देखिए यहाँ पर किसी का अगर ए ब्लड ग्रुप है, कौन सा है? ए ब्लड ग्रुप है। एक ब्लड के ऊपर दिख रहा है ये निकले हुए बाहर की तरफ कांटे जैसे निकले हुए, इसे क्या कहते हैं? एंटीजन ए। क्या कहते हैं बेटा? एंटीजन, एंटीजन ए। और उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटी होती है? एंटीबॉडी बी।
मतलब जैसे जिसका ए ब्लड ग्रुप है, लाइक आपका ए ब्लड ग्रुप है, तो आपके सरफेस में कौन सी एंटीजन है? एंटीजन ए। और आपके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी? एंटीबॉडी बी। अब बी में आइए, बी बोला था बेटा। ओके, फिर चलो फिर सुन लीजिए बराबर। अगर आपकी ए ब्लड ग्रुप है तो उसके आरबीसी पे कौन से एंटीजन होंगे? एंटीजन ए। और उसी के प्लाज्मा में होंगी एंटीबॉडी बी, मतलब बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी। अब जैसे एग्जांपल सुनिएगा, जैसे आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी है, ठीक है। तो बी में एंटीबॉडी कौन सी होंगी? ए होगी। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए। ए है ना। अगर मैं ए ब्लड ग्रुप इनको दूंगा, ए ब्लड ग्रुप इनको दूंगा, तो इनके इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी है? एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट काम करने वाली, राइट। जैसे इनकी एंटीबॉडी जैसे इनका ब्लड इनके अगेंस्ट गया, तो इनके ब्लड ग्रुप के एंटीजन के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी काम करेगी और उसके ब्लड को वहीं पे क्लॉट कर देगी। समझ में आ गया? अब जैसे ए बी में आइए, बी में आप देखेंगे, आप स्ट्रक्चर से अलग दे रखा है, ये बी है, तो एंटीबॉडी एंटीजन कौन सी होती है? एंटीजन बी। उसके लिए एंटीबॉडी कौन सी होती है? एंटीबॉडी ए। एंटी का मतलब बॉडी यहाँ पर, राइट, एंटीबॉडी ए। अब ए बी में आइए, ए बी में दोनों आ गए, ए और बी दोनों है, जिसमें एंटीजन कौन से? ए और बी दोनों, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती। अब एंटीबॉडी नहीं होने से क्या होता है? जैसे एग्जांपल, अगर किसका एबी ब्लड ग्रुप है, राइट, किसी का एबी ब्लड ग्रुप किसी से भी ले सकता है। फॉर एन एग्जांपल, मेरा एबी ब्लड ग्रुप है, तो मैं अगर आपसे ब्लड लेता हूँ, तो मेरे पास कोई एंटीबॉडी तो है नहीं जो मारेगी आपको। एंटीबॉडी तो एंटीजन को मारेगी, मेरे पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो मैं किसी का भी ब्लड ले सकता हूँ। मेरे पास एंटीबॉडी होती तो उसके एंटीजन को किल करती ना। मेरे पास एंटीबॉडी होती तो मेरे इसकी एंटीजन को किल करती, मेरे पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई एंटीजन किल नहीं होगा। अब ओ में आइए, ओ, यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, यहाँ पर एंटीजन सरफेस में कोई एंटीजन नहीं होता। एंटीजन क्या है? नन। और लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती, ए भी होगी। और अब दिक्कत क्या है? अब मान के चलो ओ ब्लड ग्रुप वाला कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल आप ओ ग्रुप के पर्सन है, इसके पास एंटीबॉडी ए बी और एंटीबॉडी, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, अगर मैं आपको ब्लड ग्रुप दूंगा अपना, तो मेरे पास आपके पास मेरे ब्लड ग्रुप पे एंटीजन कौन सी है? एंटीजन ए। मेरे पास एंटीजन है तो एंटीजन ए होगा ना। आपके पास ब्लड गया, तो आपके पास उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी? एंटीबॉडी ए है, तो क्या करेगी? उसको किल कर देगी। इसलिए ओ वाला सिर्फ ओ से ही ले सकता है, ओ वाला, और ए बी वाला किसी से ले सकता है, क्योंकि उसके लिए एंटीबॉडी उसके पास किसी के लिए एंटीबॉडी नहीं है, तो मारेगा कौन उसको? समझ में आ गया? आगे समझ में? जैसे आप और भी डायग्राम देख सकते हैं, जैसे ये आपकी एनसीईआरटी की टेबल है। ए ब्लड ग्रुप पे एंटीजन कौन सी है? ए। और एंटीबॉडी ने प्लाज्मा कौन सी होगी? एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट। एंटी बी का मतलब क्या हुआ है? बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी, बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी। इसके लिए वो डोनर ग्रुप, मतलब किस किस से ब्लड ले सकता है? किस किस से ले सकता है? ए से और। आप ए से और से क्यों लेगा? ए का तो खुद का है ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओ में आइए, ओ में कोई एंटीजन थी? अगर ओ में कोई एंटीजन है ही नहीं, जब मैं ओ, अगर आप किसी ए को दोगे, जब कोई एंटीजन ही नहीं है, तो मेरी एंटीबॉडी पहचानेगी किसको? रिएक्शन किसके बीच में होती है? एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच, राइट। हमारी एंटीबॉडी एंटीजन को पहचानती है। और अगर उल्टा है, अगर मान के चलो, अगर मान के चलो दोनों अलग अलग है, तो उसको किल कर देती है। ओ से आपने ब्लड लिया, ओ की आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, राइट। अगर आप ए वाले को ब्लड ग्रुप देते हैं, तो उसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी पहचानेगी किसको? नहीं पहचान पाएगी, तो ओ का ब्लड क्या हो जाता है? एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। किसी का बी ब्लड ग्रुप है, एंटीजन कौन सी है? अरे बी में तो बी होगी ना एंटीजन। एंटीबॉडी कौन सी प्लाज्मा में उसके अगेंस्ट? एंटीबॉडी, तो किसकी से ब्लड ले सकता है? बी से क्यों लेगा? बी तो खुद का ही है, और ओ के पास कोई एंटीजन, तो किसी का भी ले सकता है ब्लड, ठीक है। कि मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो किसी का लीजिए, एंटीबॉडी पहचानेगी किसको? फिर अब एबी में तो ए और बी दो एंटीजन्स होती हैं, उसके ऊपर कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो वो सबसे ब्लड ले सकता है। ए बी ओ सबसे ब्लड क्यों ले सकता है? क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं है। एग्जांपल के लिए, अगर आपका एबी ब्लड ग्रुप है, तो आपके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी ना ए के खिलाफ ना, अगर मैं अपना ब्लड आपको देता हूँ, मेरे में एंटीजन कौन सी है? अरे मेरा ए ब्लड ग्रुप है, तो एंटीजन कौन सी हुई? ए हुई। तो आपके पास जब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी नहीं, तो ब्लड ले सकते हो आप। इधर देखो, ओ में देखिए, ओ में कोई एंटीजन नहीं होती है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों की होती है, तो इसलिए वो किससे ब्लड लेगा? ना ए से ले सकता है, क्योंकि अगर ए से लेगा,
तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बैठी है, बी से लगेगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बैठी है, लेकिन अब ओ तो किससे लेगा, ओ से। ध्यान रखना हमेशा ओ सब ओ जो होता है वैसे हालांकि बहुत रेयर होते हैं, ओ ब्लड ग्रुप सबसे रेयर है और उससे भी रेयरेस्ट है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव सबसे रेयरेस्ट आता है, वो 1 या 2% लोगों में मिलेगा, अधिकतर सारे पॉजिटिव वाले मिलते हैं। अभी पॉजिटिव कैसे होता है ए और बी वो पढ़ेंगे। During the blood transfusion, any blood cannot be used. The blood of कौन से वाले बीमार रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा मैं बताता हूँ, देखिए the blood of donor has to be carefully matched with the blood of recipient। मतलब रिसिपिएंट और डोनर का दोनों का ब्लड मैच होना चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड द सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग, जैसे आरबीसी क्या हो जाएगी, क्लॉट बन जाते हैं। अगर आप जैसे दो के ब्लड को मिक्स कर दीजिए निकालकर, हाँ नॉर्मली आप दोनों के ब्लड को मिक्स कीजिए, थोड़ी बाद जैसे आपने किसी ब्लड निकाला, आपका ब्लड निकाला, इसका ब्लड थोड़ा सा निकाला ब्लड, दोनों एक से मिक्स कर दीजिए, आपको हल्का हाथ में क्लॉट बनता हुआ नजर आएगा, मतलब कुछ पार्टिकल चिपकते हुए नजर आएंगे आपको और क्लॉट बना देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल नॉर्मल जो आता है ना ब्लड टेस्ट की आती है, किट आती है, ब्लड टेस्ट की किट आती है, उसमें से ऐसे स्क्वायर बने हुए होते हैं, देखा हो आपने कभी, उसमें से स्क्वायर बने हुए होते हैं, इसमें ए वाला बी वाला ए बी ओ ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव ओ नेगेटिव, ऐसे स्क्वायर बने होते हैं। तो ब्लड लिया आपका, ब्लड लिया, ऐसे स्क्वायर होते हैं, उस ब्लड में हर एक स्क्वायर में ब्लड डाल देते हैं, तो जिसमें क्लॉटिंग हो गई है केवल एक को छोड़ के सब में क्लॉटिंग होगी, तो जिसमें क्लॉटिंग नहीं हुई है वो आपका ब्लड ग्रुप है। समझ में आ गया, तो ये ब्लड टेस्ट किट होती है। O blood can be donated to the person with any other blood group, hence the O group is called the universal। ये यूनिवर्सल नहीं, अभी आप O नेगेटिव पॉजिटिव में अभी मत कंफ्यूज मत होइए। यूनिवर्सल डोनर मतलब वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, हालांकि O नेगेटिव होता है आपकी बात सही है, लेकिन मैं भी उस टॉपिक को ले जाना चाहता हूँ क्योंकि उसमें आरएच एंटीजन आ जाती है, इसकी वजह से डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। वो हाँ किसी को भी ब्लड अपना, लेकिन ले किसे सकता है, और सबसे रेयरेस्ट होता है। लेकिन ए बी क्या होता है, सबसे ब्लड ले सकता है, तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। आप ये भी टेबल हुई है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। 12 का क्वेश्चन है, जितनी खुशी से क्वेश्चन देखते हो ना उतनी खुशी से सही आंसर भी दिया करो, ठीक है फ्रेंड। आपके पास सही है, ओ नेगेटिव वाला सबसे ज्यादा क्या कहते हैं यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा आपको। A certain road accident, the patient with the uniform unknown blood group need immediate blood transfusion। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। This doctor found at one offer his blood, what was the blood group of the donor? क्वेश्चन समझ में आया पहली बार? एक एक पर्सन क्वेश्चन आता है, आपको आगे समझ में क्या होगा आंसर? जवाब आपका सबसे होने से सीख होता। क्वेश्चन ये है, एक पर्सन है, बात सुनिए, सुनिए, एक पर्सन है, इसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसका ब्लड ग्रुप अननोन है। वो पर्सन, एक उसका डॉक्टर फ्रेंड उसको ब्लड ग्रुप दे देता है और वो सर्वाइव कर गया, ठीक है, हाँ दे दिया, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, डोनर का, मतलब देने वाले का ब्लड ग्रुप क्या होगा? अभी कहाँ से आ गया, कैसे आएगा बताओ, ऐसे होता है? हाँ नहीं पता, ये कौन सा देगा, कौन सा देगा फिर वो, कौन सा देगा, वो देगा ना। अरे कौन सा ब्लड ग्रुप बिना जाने आप किसका कौन सा ब्लड ग्रुप दोगे, कोई दोगे ना, वो तो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो राइट आंसर क्या आएगा, ओ, ठीक है। 9 का क्वेश्चन, इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, a most popularly non-blood group is ABO grouping, is named the ABO, not ABC, ठीक है, इसका नाम ABO रखा गया, ABC रखा नहीं गया, okay, because O in the refers to having, आंसर आपको देना स्टार्ट, ओके, यहाँ पर मैं पढ़ लो, मैंने रोका नहीं आपको, हाँ बेटा, योर्स,
पूरे क्वेश्चन सॉल्व आपसे रीड करेंगे तो हो जाएंगे। हाँ आपके बेटा, अरे अब तो बताओ, इतना टाइम लगता है क्वेश्चन करने में? 1 मिनट का टाइम होता है एग्जाम में, क्यों? ओवर डोमिनेंस, पता है ओवर डोमिनेंस क्या होता है? मैंने ओवर उस टाइम मैंने डोमिनेंट की क्लास में पूछा था, इन्होंने आंसर नहीं दे पाया, वो 12th में डोमिनेंट पढ़ाया था, जब उन्होंने आंसर नहीं दिया तो बिना पढ़े डोमिनेंस का आंसर दे दोगे? याद है डोमिनेंट का पूछा था, जबकि क्लास में आंसर नहीं दिया था, जिनको मैंने 4 दिन पहले पढ़ाया था। क्या आंसर होगा इसमें? नहीं, इन्होंने बोला डी, इसलिए खुद का डी होना चाहिए, इसका आंसर होगा डी। अरे क्लियर लिखा है, ओ में क्या होता है, दोनों में एंटीजन होती नहीं, ए और बी दोनों होती नहीं है, लिखा तो रखा है नो एंटीजन ए बी और तो आरबीसी। कहां से ओवर डोमिनेंस, पता भी आपको क्या होता है ओवर डोमिनेंस? ओवर डोमिनेंस का मतलब होता है ए बी पर डोमिनेंट है। कहाँ, जब जिस ऑप्शन के बारे में आपको नहीं पता, ऑप्शन पे क्यों कर रहे हो? इस ऑप्शन के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप भी क्यों कर रहे हो ऑप्शन? और अभी सिंपल दे रखा है, नो एंटीजन ऑन द ए बी और आरबी सरफेस, पढ़ा था अभी। ओके आर, ओके इसमें बाद में नोट करें पहले। टेंशन क्यों ले रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहा हूँ बेटा, वो टेंशन मतलब पहले अभी नोट करो। पहले आपने एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच, आरएच से पॉजिटिव नेगेटिव फर्क पता चलता है कि ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव, वो आरएच का होता है। आरएच एंटीजन एक्स्ट्रा होता है, जिसमें पॉजिटिव है उसमें एक आरएच एंटीजन एक्स्ट्रा होता है। देख लिया बेटा आपने? अब एबी ब्लड ग्रुप देखिए, इसमें एबी ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप अगर हमने पहले ही पढ़ा होगा 9th में, लैंडस्टीन में। आरबीसी लिखवाया था आपको, तो नया वर्ड नहीं है आपके लिए। देखिए आपने अशोक,
लिखिए आपने बेटा, नक्शे लिखिए। लिखिए आपने। पहले बेटा फंदा भी फाउंडेशन क्लास ले रही थी यहाँ पे। हाँ चिवर वो कहाँ जाएगी। हाँ एक दो दिन मतलब 2 दिन अटेंड की थी। अब नहीं, अभी उसको इंटरेस्ट है उसको। नहीं वो लड़की, उसने क्वेश्चन भी काफी सॉल्व किए थे उसमें। नहीं लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन काफी सही किए। हाँ अब अटेंड नहीं कर रहे कोई भी। अब नहीं कर रहे, उनकी मर्जी। नहीं हाँ, अब हिंदी और इंग्लिश की जगह। हाँ हाँ मतलब लंच की बात नहीं, छुट्टियों को लेकर। लेकिन अभी अटेंड नहीं कर रहे वो। वरना को मैं आपके साथ ही बुला लेता, लेकिन दिक्कत क्या थी, वो हिंदी मीडियम से पढ़ जाते थे। नहीं, केमिस्ट्री किशन सर ने करवाया था इंग्लिश में, फिर बाद में उनका समझ में इंटरेस्ट नहीं था, फिर उन्होंने छोड़ दिया। 2 दिन ही किया था। हाँ हाँ 2 दिन ही किया बस, छोड़ दिया फिर। आज नहीं किया, नहीं नहीं बच्चों बच्चों ने ही छोड़ दिया, हम नहीं करना। आज किसने भी अटेंड नहीं किया था। आप जो कह रहे हो ना बेटा, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि ओ नेगेटिव इसलिए रहता है और पॉजिटिव से भी, क्योंकि इसमें आरएच एंटीजन नहीं होता। ठीक है इसलिए आरएच एंटीजन उसमें नहीं होता है, जिसमें इसमें आरएच एंटीजन होता है, पॉजिटिव हो जाता है। जिसमें मैं ए पॉजिटिव, तो मेरे ब्लड आरबीसी में एक अलग से एंटीजन हो रहा है, आरएच एंटीजन। ठीक है, जो नेगेटिव है ना वो बहुत रेयर मिलेंगे, 3% ही लोग मिलते हैं ऐसे। रीसस मंकी, उसी से आरएच फैक्टर आया था ये। आरएच ब्लड ग्रुप रीसस मंकी से आया था। ठीक है, उसी से उसका नाम बना है। ये अपने ऊपर हेडिंग लिखी है, एंटीबॉडी से नहीं लिखी, अभी तक लिख लिया आपने। देखिए
हाँ ये भी लिख लो बेटा, टेबल हमेशा ऊपर, ध्यान रखना टेबल का नाम, हाँ ऊपर लिख लो, ये तो टेबल हमेशा ऊपर आती है और डायग्राम का कैप्शन नीचे आता है, ठीक है। अब कर लिया बेटा ड्रॉ, ओके। टेबल के नाम डाले, टेबल की ये डायग्राम नहीं बनाना आपको, ठीक है। कंपैटिबिलिटी मतलब कितने जल्दी से मैच कर जाता है ब्लड ग्रुप, वरना सॉरी इसमें हाँ sorry, ब्लड ग्रुप का जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या होता है, मैंने आपको 12th में पढ़ाया था, कहते हैं मल्टी ग्रुप, हाँ आई वाला जो था ब्लड ग्रुप आई जीन, ये ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस होता है, तो इसमें नहीं आएगा, वो 12th में था पहले, मतलब पहले के सिलेबस में होता था लेकिन वो हटा दिया अब। हाँ देखिए आपने बेटा, आपने लाइन समझ में आ गई जो लिखे ना, समझ में आ गई। देखिए वर्ड का मतलब ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, जल्दी नहीं है क्वेश्चन के लिए मेरे लिए। देखिए आंसर नहीं लिखा बेटा आपने इसका, देखिए वो बिल्कुल श्योर, आपने उसे
एबी ग्रुपिंग की लास्ट स्लाइड है। ठीक है, आरएच ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप अनदर एंटीजन, आरएच एंटीजन प्रेजेंट रहता है, लाइक ए एंटीजन बी एंटीजन, लाइकवाइज आरएच एंटीजन प्रेजेंट रहता है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किससे किया था? रिसस मंकी से। रिसस मंकी से डिस्कवर किया था। मंकी की वैरायटी होती है रिसस मंकी, आरएच बोला गया, इससे क्या है? आरएच आया। इट इज आल्सो ऑब्जर्व इन द सरफेस ऑफ आरबीसी मेजॉरिटी ऑफ 80% ऑफ पीपल। पॉजिटिव पर्सन के लोग 80% पॉजिटिव में क्या मिलेगा? आरएच पॉजिटिव मिलेगा, और 20% में क्या मिलेगा? नेगेटिव। मतलब एक्स्ट्रा 1% रहता है। तो दो टाइप की ग्रुपिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो आप इस तरह से देख सकते हो। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए, ये आरबीसी एंटीजन कौन सी है? इसका ब्लड का प्लाज्मा है। एंटीबॉडी कौन सी है? ठीक है, अब इसमें कोई एंटीजन और एंटीजन तो कोई प्रेजेंट नहीं है, तो क्या कहलाएगा? एंटीजन नेगेटिव है, आरएच। तो कैसा ब्लड हो गया? ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप। कैसा हो गया? ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब आरएच पॉजिटिव देखिए, आरबीसी की सरफेस है, उसमें कौन कौन सी एंटीजन है? एंटीजन ए और आरएच, दो अलग अलग एंटीजन है। ठीक हो, एंटीबॉडी प्रेजेंट ही रहेगी। ध्यान रखना, आरएच की कोई एंटीबॉडी नहीं होती, आरएच की कोई एंटीबॉडी नहीं होती, आरएच की कोई एंटीबॉडी नहीं हो। अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट भी है ना, उसकी कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। नेचुरली बनती है बाद में एंटीबॉडी, लेकिन नेचुरली कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट। एंटीबॉडी कब बनती है आरएच की? जब आरएच नेगेटिव का आरएच पॉजिटिव के साथ ब्लड मिक्स कर दो, जब भी उसकी एंटीबॉडी बनती है। लेकिन नेचुरली कोई एंटीबॉडी, तो जैसे कि इसकी होती है ना, ये एंटीबॉडी भी वैसे नहीं होती है। अब ये क्या कहलाएगा? एंटीजन पॉजिटिव। तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ए। समझ में आ गया? जैसे आपका ए पॉजिटिव है, तो आपकी सरफेस पे एंटीजन बी ए और एंटीजन आरएच दोनों प्रेजेंट है। बी है, जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल देखिए, ए बी का देखिए, आरबीसी में कितने एंटीजन है? ए और, लेकिन आरएच नहीं है, तो क्या कहलाएगा? आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। यहाँ पे देखिए, ए बी है, बी बी और तीनों है, तो क्या कहलाएगा? ए बी पॉजिटिव, क्योंकि आरएच एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक है बेटा, तो आरएच का होना ना होने से वो नेगेटिव डिसाइड होता है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आरएच एंटीजन होता है, पॉजिटिव में नहीं होता। हालांकि 5 तरीके के आरएच एंटीजन है, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और स्मॉल ई। जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो होता है आरएच एंटीजन। Rh negative person if exposed to a Rh positive will form a specific antibody। मैंने क्या बोला था आपको? नॉर्मली अगर किसी Rh एंटीजन है तो उसमें अगेंस्ट प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी, लेकिन कब बनेगी एंटीबॉडी? जब Rh पॉजिटिव का Rh नेगेटिव के साथ मिक्स कर देंगे तो एंटीबॉडी बनना शुरू होती है, और उसको हम कहते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जैसे आप बता रहे थे ना, इरिथ्रोब्लास्टिक पॉइटरिस एम्ब्रियो में डेथ हो जाती है कई बार, ये आइसो इम्यूनाइजेशन की वजह से होती है। एक टॉपिक आएगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस पॉइटरिस। ठीक है, देयरफॉर Rh ग्रुप शुड बी मैच बिफोर। अगर जैसे ध्यान रखना, अगर जैसे कि फॉर एन एग्जांपल पहले चेक कर लेना चाहिए कि इसमें आरएच एंटीजन है या नहीं है, तो सिर्फ ए से काम नहीं चलता, ए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखनी जरूरी है। ओके, जैसे आपको मैंने यहाँ बताया, राइट, ये डायग्राम था, ये डायग्राम था। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। उसके बाद कल का टॉपिक होगा इरिथ्रोब्लास्टोफाइटरिस। पढ़ा आपने? पढ़ा है इरिथ्रोब्लास्टोफाइटरिस? 10th में पढ़ा था, 9th में था, आपने पढ़ा है? अच्छा, बाद में लड़ने का पहले आपने कब पढ़ा था? पढ़ना है 9th में 10th? ये मैं आपको 10 से मतलब ना 9 से मतलब था, तो दिक्कत नहीं कब पड़ा है। अब तो क्या छोटे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं 16 तारीख से, बिल्कुल 1 तारीख मतलब पहली क्लास के बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं।
इलीगल खुले हुए हैं, इलीगल खुले हुए हैं, लीगल खुल जाएंगे हम, बिना किसी डर के चलाएंगे इसको। इसलिए बेटा पूरा फॉलो को फिर आपको फ्री कर दूंगा, इसलिए आपको तो आप आरएस पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, ठीक है। आपको एक ही ब्लड ग्रुप है, आपका सिस्टर को एक ही ब्लड ग्रुप, सबका भी पॉजिटिव, मेरे में सबका भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है क्या? आपको कैसे पता कि ओ नेगेटिव बीमार है ज्यादा? नहीं ओ नेगेटिव आरएस की गलती है, कोई आरएस नहीं है तो बीमार किस टाइप की बीमारी होती है? तो इम्यूनिटी प्रॉब्लम बेटा, नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, बेचारे इसकी क्या गलती है? ये तो इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, खाने पीने की कमी होती है, खाने पीने की प्रॉब्लम है, जो मतलब जो खाते हैं वो प्रॉपर हीमोग्लोबिन कम है, हाँ हीमोग्लोबिन कम है, कितना हीमोग्लोबिन? हाँ ओनली 6, एज क्या है? बहुत कम है, कम नहीं बहुत ज्यादा कम है, तो वो कुछ आयरन वगैरह कोई डाइट नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है, 4 पे पहुंचने के बाद तो लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। हाँ वो 6-7 जो भी हो बहुत कम है, मिनिमम होना चाहिए 12, आधा है, मिनिमम 12 होना चाहिए। 6 पता कितना होता है? 6 जनरली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनका पहुंच जाता है, ठीक है, उस केस में भी बहुत डेंजरस होती है प्रेगनेंसी, बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन है। हाँ तो हीमोग्लोबिन वीक है ना, तो उनके टेस्ट हुए, कभी एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह हुए हैं? वो भी कौन से टेस्ट होते हैं? तो भी इससे वायरल वगैरह ये तो डायबिटीज है, अच्छा हाँ डायबिटीज वालों को दिक्कत आती है। बीपी प्रॉब्लम रहता है, बीपी का भी अगर मान के चलो इसका डायबिटीज और बीपी दोनों है ना, तो बॉडी एक्चुअली बॉडी का मैकेनिज्म सही है, बॉडी का जो मैकेनिज्म है ना, हमारे मतलब बॉडी का काम करने का तरीका वो गलत, वो सही नहीं है। उसके लिए बेटा तरीका है मेडिटेशन, दवाइयाँ काम नहीं करेंगे, योग, उसका एक ही तरीका है, योग किसी ट्रेनर के थ्रू करती है, ट्रेनर है कोई, तो मेडिटेशन के अलावा कोई गलती नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐसा कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो दिक्कत होती है। ऐसे टाइम पे ऐसे पर्सन को बाहर का खाना नहीं चाहिए, बाहर का खाना नहीं चाहिए। वैसे डायबिटीज पे जिनको प्रॉब्लम होती है उसमें लाइक ये बीमारी जल्दी पनपती है,
हो सकती है खाने पीने का ढंग से अगर सही तरीके से मेंटेन करें। 60 साल की उम्र में लोगों को कितनी वो तो देखा है, लेकिन आप कितनी तरीके से अपने आप को रहने का तरीका है उस तरीके से। मिनट आपके लिए सही है, आगे का काम करना टाइम हो गया आपका। ठीक है, आपका अगले बेटा आपकी कॉपी बस आपने कहाँ तक कर लिया बेटा? स्टमक के जगह पर दर्द मिली गलती नहीं मिली, नहीं मिली कॉपी बेटा। कॉपी आपके आपकी कॉपी आपको ही नहीं मिल रही है तो उसको मिलेगी फिर।